चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का भी एक नया टॉपिक। और आज हम चर्चा करेंगे सेल डिवीजन के बारे में। देखिए, इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को आप उठा के देख लीजिए, हर एक प्रतियोगी परीक्षा में इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप अपने प्रश्न को सटीकता से और सफलता को सुनिश्चित करने के लिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें, जिससे आपके फ्रेंड्स को भी इनका फायदा मिल सके। तो आज हम बात करेंगे सेल डिवीजन के बारे में, और सेल डिवीजन से संबंधित महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चनों की एक श्रृंखला है जो सफलता सीरीज का अगला वीडियो रहेगा। और शुरू करते हैं हम इसका क्वेश्चन नंबर 1, इसकी हम चर्चा करते हैं। नमस्कार साथियों, शुरू करते हैं आज का भी एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक जिसमें से हर एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आने की संभावना रहती है। और संभावना ही क्या रहती है, हर एक परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न पूछा ही जाता है। तो जी हाँ, आज हम चर्चा करने वाले हैं सेल डिवीजन के बारे में, कोशिका विभाजन। और इतना महत्वपूर्ण टॉपिक है कि आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको वहां इनमें इससे संबंधित कोई ना कोई एक प्रश्न जरूर मिलता है, चाहे वो समसूत्री विभाजन से संबंधित हो, माइटोसिस से संबंधित हो, या फिर मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन से संबंधित हो, इसकी फेजिस पूछी जाती हो, या किसी भी तरीके का हो, लेकिन आपको क्वेश्चन तो 100% मिलता ही है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं, हम पहले प्रश्न के बारे में चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1, और यहां पूछा जा रहा है, इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स। कोशिका चक्र की किस अवस्था में डीएनए का प्रतिकृतियन होता है, मतलब डीएनए की कॉपी बनती है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन है G1 फेज, जिसे कि अपन ग्रोथ फेज फर्स्ट, या फिर गैप फेज के नाम से भी जानते हैं, गैप फेज फर्स्ट। G2 फेज को अपन ग्रोथ फेज सेकंड या फिर गैप फेज सेकंड के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर अगला है S फेज, जिसे कि अपन सिंथेसिस फेज के नाम से जानते हैं, संश्लेषण प्रावस्था। और M फेज, जिसे कि अपन माइटोटिक फेज के नाम से जानते हैं, देखिए यहां पर पूछा जा रहा है डीएनए की कॉपी, है ना, या फिर डीएनए से डीएनए का बनना। जैसे कि स्टार्टिंग में मेरे पास 2C डीएनए है तो वो फिर 4C में कन्वर्ट होगा, ऐसा किस फेज में होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा S फेज में इस तरीके की बातें होती हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है S फेज। ठीक है, सिंथेसिस फेज, यहां पर ऐसा होगा। ठीक है, देखिए हम जब सेल डिवीजन पढ़ते हैं तो सेल डिवीजन के अंतर्गत, सेल डिवीजन में हम सेल साइकिल के बारे में चर्चा कर लें तो यहां पर जैसे मैं ह्यूमन सेल की बात करूं तो ह्यूमन सेल 24 आवर्स में डिवाइड होती है। और ये इस तरीके से, इसका डायग्राम जैसे मैंने बनाया, तो इसमें एक फेज G1 फेज होती है, एक S फेज होती है, एक G2 फेज होती है, एक M फेज होती है, और साइटो। तो ये हो गई G1 फेज, ये S फेज, G2 फेज, ये M फेज, और इसमें होता है साइटोकाइनेसिस, मतलब कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। और साइटोकाइनेसिस के बाद एक सेल से 2 सेल फर्दर डिवाइड होती हैं, अगर माइटोसिस है तो। और अगर मियोसिस है तो फिर ये जो सेल डिवीजन है वो 2 फेज में कंप्लीट होता है, और एक सेल से 4 कोशिकाएं बनती हैं, मतलब 4 सेल्स बनती हैं, और इनमें क्रोमोसोम की संख्या भी हाफ रह जाती है, जिसके अगले प्रश्न में हम चर्चा करेंगे। तो ये G1 फेज है, G1 के बाद में आती है S फेज, S फेज के बाद आती है G2 फेज, इसके बाद M फेज चलती है, और फिर साइटोकाइनेसिस होता है और नई सेल बन जाती हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ सेल ऐसी हैं जो आगे विभाजन नहीं करना चाहती हैं, तो वो क्या है, G1 फेज से निकल के वो किस में चली जाती हैं, G0 या G0 फेज में चली जाती है। जो M फेज है ना, इसके 4
अलग अलग इनको फेजेस में बांटा गया है। इसमें सबसे पहली है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज और फिर आती है टीलोफेज। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एस फेज। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। इफ ए सेल हैज 2n क्रोमोसोम, किसी कोशिका के पास 2n क्रोमोसोम है एट द G1 फेज, G1 फेज की बात हो रही है, व्हाट विल बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम आफ्टर एस फेज। तो एस फेज के बाद में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहां पर यदि जीवन अवस्था में एक कोशिका में 2n गुणसूत्र हैं, तो एस अवस्था के बाद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। नाम बात क्या हो रही है, गुणसूत्रों की संख्या की बात हो रही है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम, नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने होंगे, क्रोमोसोम कितने होंगे, इसका आंसर आपको देखना है। तो गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, गुणसूत्र की संख्या हमसे बोला जा रहा है कि जीवन फेज में ये 2n है, तो एस फेज के बाद, और एस फेज के बाद कौन सी स्टेज आती है, G2 स्टेज आती है। तो G2 फेज में क्रोमोसोम का जो नंबर है वो कितना रहेगा, तो वो 2n ही रहेगा, गुणसूत्र की संख्या नहीं बदलेगी। हाँ, इसकी जगह पर अगर डीएनए पूछा जाता तो वो डबल हो जाता। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ये इसका राइट आंसर है। 2n का 2n ही रहेगा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलेगा, ये याद रखना है हमें, क्रोमोसोम का नंबर नहीं बदलता है, डीएनए का जो मान रहता है, जैसे कि पहले अगर वो 2x या 2c है तो वो 4x या 4c में कन्वर्ट होगा, मतलब डबल हो जाएगा। तो आप प्रश्न को इस तरीके से पढ़ें कि पूछा क्या जा रहा है हमसे, यहां गुणसूत्रों के बारे में चर्चा की जा रही है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ड्यूरिंग विच फेज आर प्रोटीन सिंथेसाइज्ड इन प्रिपरेशन फॉर माइटोसिस। समसूत्री विभाजन की तैयारी के लिए प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है। प्रोटीन का सिंथेसिस पूछा जा रहा है, तो प्रोटीन का सिंथेसिस किस अवस्था में होता है। यहां पर ऑप्शन दिए हुए हैं G1 फेज, एस फेज, G2 फेज और G0 फेज। देखिए G0 फेज इसलिए नहीं होगा क्योंकि G0 फेज में जो सेल्स रहती है वो डिवीजन करना बंद कर देती है, इसलिए इसका ये ऑप्शन तो होगा नहीं। और एस फेज में आपको पता है, एस फेज में डीएनए का सिंथेसिस होता है, डीएनए सिंथेसिस होता है यहां पर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि हमसे पूछा जा रहा है प्रोटीन का संश्लेषण। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचते हैं, एक तो है G1 फेज और एक है G2 फेज। अब प्रश्न को देखिए, माइटोसिस की तैयारी के लिए प्रोटीन का संश्लेषण किस अवस्था में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, जो ग्रोथ फेज है ना, ग्रोथ फेज ये वाला, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, वैसे तो दोनों ही सही हैं, G1 फेज में भी ऐसा होता है और G2 फेज में भी ऐसा होता है इसमें। ठीक है, तो देखिए यहां पर ऑप्शन नंबर ये भी सही है और ये दोनों ही सही है, क्योंकि यहां पर भी प्रोटीन के सिंथेसिस की तैयारी शुरू हो जाती है और यहां पर प्रोटीन बन के तैयार हो जाती है। ठीक है, यहां पर कंप्लीटली बन जाती है G2 में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर, G1 फेज में भी प्रोटीन का सिंथेसिस शुरू होता है और G2 फेज में बन के वो रेडी हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर ए इसके राइट आंसर होंगे। ठीक है, अच्छा यहां पर हम थोड़ी सी ये चर्चा कर लें कि ये जो G1 नाम, G2 फेज, एस फेज, ये नाम किसके द्वारा दिए गए थे। तो दो साइंटिस्ट थे, होवार्ड एंड पेल्क। क्या नाम है इनके, होवार्ड होवार्ड एंड पेल्क ने
जो इंटरफेज स्टेज है, इंटरफेज, तो इंटरफेज को इन्होंने डिवाइड किया था G1 फेज, S फेज और G2 फेज में। किसने? होवार्ड और पेल्क ने। ठीक है, आप वीडियो में बने रही है और आपका प्रश्न यहां से सही होने की संभावना बहुत है। तो इस तरीके के आपको बीच बीच में कुछ संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिकों पर भी हम चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, द फेज वेयर सेल रिमेन्स मेटाबॉलिकली एक्टिव बट डू नॉट प्रोलिफरेट इज कॉल्ड। वह अवस्था जहां कोशिका उपापचयी रूप से सक्रिय रहती है लेकिन विभाजन नहीं करती है, उस फेज का नाम क्या है? ठीक है, तो G1 फेज, G2 फेज, S फेज या फिर G0 फेज या G0 फेज, इसे कि अपन क्वेसेंट फेज या स्टेज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, G1 फेज से ऐसी कोशिका जो G1 फेज से बाहर निकल जाती है, अर्थात वो आगे सेल डिवीजन करना नहीं चाहती है, तो वो किस अवस्था में चली जाती है? G0 फेज में चली जाती है, जिसे कि अपन क्वेसेंट स्टेज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न है, इन एनिमल सेल्स ड्यूरिंग द एस फेज सेंट्रियोल डुप्लीकेशन अकर्स इन द। जंतु कोशिका में एस अवस्था के दौरान तारक केंद्र या सेंट्रियोल का द्विगुणन कहां होता है? तो इसके देखिए ऑप्शन देखिए, केंद्रक न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया या फिर सूत्रकणिका, साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य, न्यूक्लियोलस केंद्रिका। देखिए बात किसकी हो रही है? बात हो रही है सेंट्रियोल की, और सेंट्रियोल द्विगुणित कहां होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, साइटोप्लाज्म में। न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लियस से तो बाहर है, माइटोकॉन्ड्रिया होगा नहीं, है ना, और न्यूक्लियोलस तो ये तो केंद्रक के खुद ही अंदर है, न्यूक्लियस के अंदर होती है, तो इसमें होगा नहीं। तो फिर एक ही ऑप्शन बचता है ना, साइटोप्लाज्म। ये घटना कहां होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, जैसे ये सेल है और सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो देखिए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है ना, और ये बाहर की तरफ है ये सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम कहां है? बाहर की ओर है। तो अब इसका जब डुप्लीकेशन होगा, ये सेंट्रियोल में कन्वर्ट होता है इस तरीके से, ये दो सेंट्रियोल बने। तो अब आप ये देखिए, ये है साइटोप्लाज्म, ये क्या है? ये है साइटोप्लाज्म, ये है न्यूक्लियस, ये है न्यूक्लियोलस, तो अब देखिए इसका ऑप्शन क्या निकल के आता है। देखो साइटोप्लाज्म में ही तो ये घटना हो रही है, क्योंकि ये साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस में हो नहीं रही, तो न्यूक्लियस को हटा दिया, न्यूक्लियोलस में हो नहीं रही, ये सब हटा दिया, सूत्रकणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन अगर हमारे दिमाग में फिगर रहते हैं ना, तब भी हम आंसर निकाल पाते हैं, फिगर के अकॉर्डिंग भी आंसर निकल आता है, क्योंकि बायोलॉजी सब्जेक्ट ही ऐसा है जिसमें फिगर के बिना तो कुछ है नहीं, फिगर पे भी अपनी कमांड होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखें, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल फॉर ए ह्यूमन सेल इन कल्चर। संवर्धन में मानव कोशिका के कोशिका चक्र की अनुमानित अवधि क्या है? समय पूछा जा रहा है, अनुमानित समय क्या है? 90 मिनट है ना, 20 मिनट, 48 आवर्स, 24 आवर्स, है ना। तो मानव कोशिका, मैंने अभी आपसे चर्चा की थी, मानव कोशिका ह्यूमन सेल 24 घंटे में डिवाइड हो जाती है और एक कोशिका से दो कोशिका बना लेती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 24 घंटे, है ना। 90 मिनट और 20 मिनट और 48 घंटे ये ठीक नहीं है ऑप्शन, तो इनको हटा देंगे अपन। अगला प्रश्न है, विच फेज कॉरेस्पॉन्ड्स टू द इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रिप्लिकेशन। समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृतियन की शुरुआत के बीच का अंतराल किस अवस्था को दर्शाता है? किस अवस्था को दर्शाता है? तो देखिए, G1 फेज, G2 फेज, S फेज या फिर M फेज।
सारी फेजेज के ऊपर ही इतने सारे प्रश्न हैं कि आपके प्रश्न के गलत होने की संभावना रहेगी नहीं। इतने सारे प्रश्न तो केवल फेजेस से भी पूछे जा रहे हैं। अभी तो माइटोसिस आगे और मियोसिस भी बचा है, आपका क्या है साइटोप्लाज्म का डिवीजन भी बचा है, सेल प्लेट मेथड से किसमें होता है, सेल फरो मेथड से किसमें होता है, एक सेल से 4 किस्में बनती हैं, 1 से 2 किस्में बनती हैं, ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहते हैं और नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं, ऐसा कौन सा डिवीजन है जिसमें नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती हैं लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। तो इस तरीके की चर्चा भी हम आगे अभी करेंगे। लेकिन अभी जो यहां पर पूछा जा रहा है वो प्रश्न है समसूत्री विभाजन और डीएनए प्रतिकृति। देखिए, अगर मैं सेल साइकिल की बात करूं तो मैं ऐसे सीधा ड्रॉ कर लेता हूं। तो सेल साइकिल में होता क्या है, सबसे पहले आती है G1 फेज, इसके बाद आती है S फेज, इसके बाद आती है G2 फेज और इसके बाद आती है M फेज, है ना, M फेज। और फिर इसके बाद अपन करा देते हैं साइटोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस से नई सेल बन जाती है। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है, समसूत्री विभाजन मतलब M फेज और डीएनए प्रतिकृति होती है S फेज में। तो इन दोनों के बीच में कौन सी स्टेज आती है, देखिए M फेज के बाद फिर कौन सी स्टेज आ जाती है, G1 फेज आ जाती है। फिर ये चक्र ऐसे ही चलता है, फिर ऐसे आएगा। तो अब आप देख लीजिए M फेज और S फेज के बीच में कौन सी स्टेज आ रही है, G1 फेज आ रही है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इस तरीके से अपन इस प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है द इंटरफेज लास्ट फॉर व्हाट परसेंटेज ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द सेल साइकिल। अंतरावस्था या इंटरफेज कोशिका चक्र की अवधि का कितना प्रतिशत होती है। देखिए, इंटरफेज सबसे बड़ी फेज तो इंटरफेज ही होती है। क्यों, क्योंकि इंटरफेज में अपन क्या करते हैं, तैयारी करते हैं। वो आपको पता है किसी काम को करने के लिए तैयारी सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, जैसे घर में कोई फंक्शन है तो हम घर में फंक्शन की तैयारी बहुत पहले से करते हैं। फंक्शन तो एक दिन का या कुछ घंटे का ही रहता है ना। तो ऐसे ही तैयारी बहुत दिनों से कर रहे होते हैं अपन, सारा अरेंजमेंट करते हैं, सामान लाना और ये करना वो करना, सब अरेंजमेंट अपन करते हैं, तो उसमें तो टाइम लगता है। ऐसे ही जब हम सेल डिवीजन की बात करते हैं तो सेल डिवीजन होने से पहले हमें क्या करनी रहती है, कुछ तैयारियां करनी रहती हैं। तैयारियों से यहाँ पर मतलब क्या होगा, जैसे हमें डीएनए की नंबरिंग बढ़ानी है ना, सेल ऑर्गेनेल्स को डबल करना है, क्योंकि डिवाइडेशन होगा तो फिर एक से जो 2 सेल बनेगी तो दोनों सेल को बराबर बराबर मटेरियल तो देना पड़ेगा, इसीलिए हमें तैयारी करनी पड़ती है। और जो हम तैयारी कराते हैं वो कौन सी फेज में होती है, वो इंटरफेज में होती है। किसमें होती है, इंटरफेज में। तो इंटरफेज को हम डिवाइड कर लेते हैं किस किस में, G1 फेज में, S फेज में और G2 फेज में। ये G1 फेज, S फेज, G2 नाम किसने दिए थे, तो मैंने अभी बताया था आपको, ये होवार्ड और पेल्क ने दिए थे। होवार्ड और पेल्क ने दिए थे। इंटरफेज को 3 भागों में इन्होंने बांट दिया था। तो अंतरावस्था कोशिका चक्र की अवधि का कितना प्रतिशत भाग घेरती है, तो जैसे हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन जो सेल है, ह्यूमन सेल, ये डिवाइड होती है 24 आवर्स में, लेकिन 23 आवर्स तो किसके लिए रहते हैं, तैयारी की अवस्था के हैं, ये तो तैयारी के लिए हैं। और केवल 1 घंटे में बाकी की प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज सब हो जाती है। तो अब आप देखिए, सोचिए कि ज्यादा टाइम कहां पर कंज्यूम हो रहा है, सेल डिवीजन में सबसे ज्यादा टाइम कहां कंज्यूम होता है, इंटरफेज में कंज्यूम होता है। और कितना कंज्यूम होता है, तो लगभग 95%। यहां पर करेक्ट आंसर इनके हिसाब से देखें तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए, yeast can progress through the cell cycle in about, yeast लगभग कितने समय में कोशिका चक्र पूरा कर सकता है। yeast क्या है, तो आपका आंसर आएगा कि सर ये फंजाई है। yeast क्या है, yeast एक फंजाई है। कैसी फंजाई है, तो आपका आंसर आएगा कि ये यूनिसेल्यूलर फंजाई है। कैसी फंजाई है, यूनिसेल्यूलर फंजाई है। अब आपसे पूछा जाए कि भाई ये ईस्ट काम क्या करती है, तो आपका आंसर आएगा कि सर इससे तो हम शराब बना लेते हैं, इससे तो हम शराब बना लेते हैं। बेकरी उद्योग में ये काम आती है, बेकरी उद्योग में भी काम आती है ना। तो इस तरीके से ये ईस्ट के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई। अब हमें देखना ईस्ट कैन प्रोग्रेस थ्रू द सेल साइकिल इन अबाउट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा,
या मतलब ईस्ट की सेल कितने समय में डिवाइड हो जाती है, 24 आवर्स। तो ये तो इसका राइट आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर तो ह्यूमन सेल डिवाइड हो रही है ना। 60 मिनट, 90 मिनट, 12 आवर्स। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 90 मिनट में ईस्ट कोशिका डिवाइड हो जाती है ना, उसमें सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है, सेल दैट डू नॉट डिवाइड फर्दर एग्जिट G1 फेज टू एंटर। जो कोशिका आगे विभाजित नहीं होती है वे G1 अवस्था से निकलकर, G1 फेज से निकलकर किस फेज में चली जाती हैं? G0 फेज या G0 फेज में चली जाती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। आपको ये क्वेश्चन जो दिए गए हैं, मतलब ये जो सेल डिवीजन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन से संबंधित हम जो चर्चा कर रहे हैं, ये एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज देख रहे हैं। तो आप किसी भी एग्जाम को ले लें, सभी एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। तो फिर इस टॉपिक पे हमें अच्छे से कमांड करनी है और अपना क्वेश्चन बिल्कुल सही करना है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, गुणसूत्रीय द्रव का संघनन, कंडेंसेशन किस की विशेषता है? मतलब किसका? गुणसूत्रीय द्रव्य। गुणसूत्रीय द्रव्य का मतलब क्या होगा, मींस क्या है? तो इसका मतलब ये बात किसकी हो रही है? क्रोमोसोम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? क्रोमोसोम। क्योंकि क्रोमोसोम को ही हम किसके नाम से जानते हैं? क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और क्रोमेटिन नाम कहां के लिए है? तो क्रोमेटिन नाम होगा इंटरफेज के लिए। इंटरफेज में जो डी क्रोमोसोम होता है, इंटरफेज का जो क्रोमोसोम होता है उसे हम क्रोमेटिन के नाम से जानते हैं। और आगे चल के वही क्रोमेटिन क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है, क्योंकि उसमें कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है ना। तो ये जो कंडेंसेशन की प्रोसेस है वो कहां पर कंप्लीट होती है? देखिए, इंटरफेज का जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके का है। इसमें सेल है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर ये क्रोमेटिन पदार्थ इस तरीके से बिखरा हुआ है। इससे आगे चलेंगे तो प्रोफेज स्टेज आती है। कौन सी स्टेज आती है? प्रोफेज स्टेज आती है। प्रोफेज स्टेज में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डिसअपियर होना शुरू कर देती है। सेल ऑर्गन्स भी बाकी के डिसअपियर होते हैं और ये सेंट्रियोल अलग अलग पोल पर जाना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो क्रोमोसोम है ना वो कंडेंस्ड हो जाते हैं, इस तरीके से छोटे हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं और वो गुणसूत्र का रूप ले लेते हैं। तो ऐसी घटना किस फेज में हो रही है? ये प्रोफेज में हो रही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, प्रोफेज स्टेज में ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 की चर्चा करते हैं। द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम्स। मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम का अध्ययन करने के लिए, गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए कौन सी स्टेज या कौन सी फेज सबसे बेस्ट होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? जैसे कि प्रोफेज, चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। द बेस्ट स्टेज टू स्टडी द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोसोम। गुणसूत्रों की आकारिकी का अध्ययन करने के लिए सेल डिवीजन की कौन सी स्टेज सबसे बेस्ट रहती है? तो इसका राइट आंसर होता है मेटाफेज स्टेज। क्योंकि मेटाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम है वो इक्विटोरियल प्लेट, मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं और इस तरीके से वो बिल्कुल इस क्लियरली विजिबल होते हैं, स्पष्ट रूप से हमें वो दिखाई देते हैं। तो मॉर्फोलॉजी अगर हमें देखनी है क्रोमोसोम की तो हमें किस स्टेज को देखना होगा? मेटाफेज स्टेज को देखना होगा। तो इसका राइट आंसर होगा मेटाफेज स्टेज। क्योंकि प्रोफेज में तो गुणसूत्र छोटे मोटे होना शुरू होते हैं, एनाफेज में ये क्रोमेटिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और टीलोफेज स्टेज में फिर बाकी के सेल ऑर्गेनल्स दोबारा से अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। इसलिए इसके लिए बेस्ट स्टेज रहती है मेटाफेज। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटाफेज स्टेज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की चर्चा करते हैं। वह संरचना जो गुणसूत्रों से तरकु तंतुओं के जुड़ने का स्थान उपलब्ध कराती है। देखिए, ये जैसे सेल है और इस सेल में ये सेंट्रियोल है ना, और मैंने एक क्रोमोसोम इधर, ये इस तरीके से मैंने एक क्रोमोसोम बना लिया है। क्रोमोसोम की जो भुजाएं आपस में जुड़ी रहती हैं उस संरचना को सेंट्रोमियर कहते हैं। इस संरचना को क्या कहते हैं? सेंट्रोमियर कहते हैं। सेंट्रोमियर के अंदर दो डिस्क पाई जाती हैं, इस तरीके से दो डिस्क होती हैं। इन डिस्क को हम काइनेटोकोर के नाम से जानते हैं और इस डिस्क से, काइनेटोकोर से ये इस तरीके से स्पिंडल फाइबर जुड़े रहते हैं, इस तरीके से, है ना।
तो स्पिंडल फाइबर कहां पर जुड़ रहे हैं? तो स्पिंडल फाइबर जुड़ते हैं काइनेटोकोर पर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सेंट्रोमियर से नहीं जुड़ते, काइनेटोकोर से जुड़ते हैं। देखिए ये ऑप्शन कंफ्यूज करेगा आपको, तो आपको सेंट्रोमियर पर ध्यान नहीं देना है, आपको ध्यान कहां देना है कि स्पिंडल फाइबर हमेशा किससे ज्वाइंट रहते हैं? काइनेटोकोर के साथ ज्वाइंट रहते हैं, क्रोमोमियर और सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल से तो वो निकलते ही है ना। वह संरचना जो गुणसूत्रों से तरकु तंतुओं के जुड़ने का स्थान, गुणसूत्रों से हमें तो गुणसूत्रों मतलब क्रोमोसोम को ध्यान देना है। क्रोमोसोम पर कहां जुड़ते हैं? तो क्रोमोसोम पर जुड़ते हैं काइनेटोकोर पर। और दूसरी तरफ वो कहां से निकलते हैं? सेंट्रियोल से, है ना। तो कहीं आप सेंट्रियोल पे टिक लगा दें या फिर सेंट्रोमियर पे टिक लगा दें, तो सोच समझ के आंसर देना है ना। इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में कंफ्यूजन करते हैं और अपन जल्दबाजी में गलत आंसर टिक करके आते हैं। तो पहले एक बार प्रश्न को एनालाइज कर ले कि ये पूछना क्या चाह रहे हैं, और जो पूछना चाह रहे हैं उसके हिसाब से फिर सटीक आंसर अपने को देना है। क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन अगर गलत होते हैं, देखिए सीधा सीधा एक ही फंडा है, अगर आपसे आता हुआ प्रश्न गलत होता है या फिर आपसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन गलत होता है, तो समझ लो आप सिलेक्शन की दौड़ से बाहर हो चुके हो। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का वो क्वेश्चन अच्छा जाना है, तो आप तो सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए जो नॉर्मल क्वेश्चन है, ऐसा लगता है कि ये मतलब सिंपल टाइप के क्वेश्चन है, वो तो गलत कैसे भी किसी भी हालत में होना नहीं चाहिए। वो गलत हुआ तो समझ लो आपका सिलेक्शन में दिक्कत आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। ड्यूरिंग मेटाफेज, है ना, क्रोमोसोम अलाइन एट द, मेटाफेज स्टेज के दौरान क्रोमोसोम कहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं? पोल्स पर, न्यूक्लियस केंद्रक में, इक्वेटर या मेटाफेजिक प्लेट पर, या फिर साइटोप्लाज्म में रेंडमली। तो रेंडमली ऑप्शन तो नहीं होगा, पोल्स पर तो सेंट्रियोल पाए जाते हैं, न्यूक्लियस के तो अंदर है ही, लेकिन मेटाफेज स्टेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन तो रहती नहीं, वो तो डिसअपीयर हो जाती है। अब देखिए यहां पर एक ही ऑप्शन बचता है और उसे कहते हैं मेटाफेजिक प्लेट या इक्विटोरियल, है ना। जैसे ये कोई सेल है तो सेल के अंदर ये सेंट्रियोल है, तो ये बीच में जो मेटाफेजिक प्लेट है यहां पर क्रोमोसोम आगे अरेंज्ड हो जाते हैं इस तरीके से। तो क्रोमोसोम का अरेंजमेंट कहां होता है? मेटाफेजिक प्लेट या फिर इक्विटोरियल प्लेट पर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर होगा इक्विटोरियल या मेटाफेजिक प्लेट। क्वेश्चन नंबर 15 की चर्चा करते हैं। स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एंड सेपरेशन ऑफ क्रोमैटिड्स अकर्स ड्यूरिंग। देखिए मेटाफेज स्टेज में मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखिए प्रोफेज स्टेज में क्रोमोसोम ऐसा दिख रहा है ना। मेटाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इस तरीके के हो गए, ये हो गए इस तरीके के। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इस तरीके के हो जाएंगे। अब आप देखिए क्रोमैटिड का सेपरेशन किस स्टेज में दिख रहा है आपको? तो किस में दिख रहा है आपको? एनाफेज में दिख रहा है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम क्रोमैटिड में डिवाइड हो जाएंगे और अपोजिट पोल की तरफ मूवमेंट भी करते रहते हैं वो। क्वेश्चन नंबर 16, ड्यूरिंग एनाफेज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स। एनाफेज के दौरान या पश्चावस्था के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र का गुणसूत्र बिंदु किस ओर चला जाता है या किस ओर रहता है या किस ओर निर्देशित रहता है? देखिए एनाफेज स्टेज में क्रोमोसोम इस तरीके से दिखाई देते हैं हमें, कलर तो दिख रहा होगा। ये स्पिंडल फाइबर, ये सेंट्रियोल, ठीक है। तो अब आप देखिए ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर कहां है? सेंट्रोमियर है पोल की तरफ और ये आर्म है मिडिल या इक्विटोरियल प्लेट की ओर। तो ये इक्विटोरियल प्लेट है, इक्विटोरियल प्लेट। तो इक्विटोरियल प्लेट की तरफ तो होती है आर्म, और सेंट्रोमियर ये किधर होता है? पोल की तरफ होता है, पोल की तरफ। अब ऑप्शन पढ़ लीजिए, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एनाफेज स्टेज में जो क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो कहां होगा? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, पोल की ओर होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑर्गेनेल्स रीफॉर्म ड्यूरिंग टीलोफेज। तो टीलोफेज या अंत्यावस्था के दौरान कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स पुनः बन जाते हैं? न्यूक्लियस ओनली, ईआर ओनली, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ओनली, या फिर न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स,
एंड ईआर। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए प्रोफेज स्टेज में ये सभी सेल ऑर्गेनल्स डिसअपियर हो जाते हैं, धीरे धीरे दिखना बंद हो जाते हैं, मतलब ये विलुप्त हो जाते हैं। तो टीलोफेज में ये पुनः बनना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अगर प्रोफेज स्टेज याद है तो आप टीलोफेज स्टेज को समझ लेंगे कि टीलोफेज में क्या होता है, क्योंकि प्रोफेज की जस्ट अपोजिट ही होती है लगभग टीलोफेज स्टेज, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियोलस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड ईआर। ये सारे के सारे सेल ऑर्गेनल्स दोबारा से रीअपियर होते हैं, मतलब बन जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की चर्चा करते हैं। इन एनिमल सेल, देखिए एनिमल सेल की बात हो रही है। साइटोकाइनेसिस, एनिमल सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस की प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है? सेल प्लेट के द्वारा होती है, मिडिल लेमिला के द्वारा होती है, मिडिल लेमिला को तो ऑप्शन में से हटा दें, सेल बॉल के द्वारा होती है, इसे भी हटा दें। अब दो ऑप्शन बचे, सेल फरो और सेल प्लेट। तो देखिए ट्रिक से याद रखना, सेल प्लेट बनती है प्लांट सेल में, किसमें बनती है? प्लांट सेल में। तो सेल फरो किसमें बनती है? एनिमल सेल में बनती है। ठीक है, एनिमल सेल में बनती है। तो अब इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए प्लांट सेल के अंदर क्यों कि यहां पर सेल बॉल पाई जाती है और सेल बॉल कठोर होती है, इसीलिए यहां पर अंदर से इस तरीके से सेल प्लेट बनती है और ये सेल दो भागों में बट जाती है। एनिमल सेल में सेल बॉल तो होती नहीं है, सेल मेम्ब्रेन होती है। तो ये सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ऐसे धसती जाती है, ऐसे फिर धसेगी, और एक समय ऐसा आता है कि ये ऐसे धस के दो अलग अलग भागों में बट जाती है और दो सेल बना देती है। ऐसे इसमें सेल प्लेट से भी दो सेल ही बनती हैं। ठीक है, तो सेल प्लेट के द्वारा सेल का डिवाइडेशन होता है प्लांट सेल में, और सेल फरो के द्वारा या खांच विधि द्वारा होता है एनिमल सेल में। तो फिर एनिमल सेल में किसके द्वारा होगा? सेल फरो के द्वारा होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर होगा बी। इंटरेस्ट आ रहा है वीडियो में, क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे हैं, क्वेश्चन आप हल भी कर पा रहे होंगे, मुझे आशा है आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही है, आपका सिलेक्शन भी होगा ऐसी मैं आशा करता हूं। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और संदीपनी क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और ऑल पर क्लिक करें, जिससे वीडियो अपलोड होते ही आपको तत्काल नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में। इसमें प्रीकर्सर ऑफ द न्यू सेल वॉल, न्यू सेल वॉल का प्रीकर्सर क्या है? प्लांट सेल की बात हो रही है, मैंने आपको बताया था प्लांट सेल में प्लेट, सेल प्लेट बनती है। तो इसका तो देखो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, साइटोस्केलेटन नहीं होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं होगी, सेल फरो नहीं होगी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, सेल प्लेट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20 की बात कर लेते हैं। लिक्विड एंडोस्पर्म इन कोकोनट इज एग्जाम्पल। देखिए नारियल का जो पानी अपन पीते हैं वो किसका उदाहरण है? नारियल का पानी। ठीक है, तो नारियल का पानी है कि उसमें साइटोकाइनेसिस विदाउट कैरियोकाइनेसिस, ऐसा होता है क्या कि केंद्रक विभाजित नहीं हो और सेल विभाजित हो जाए? तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। सेल प्लेट का फॉर्मेशन नहीं होता है ना। सिंसियम स्टेज या मल्टी न्यूक्लिएट स्टेज, ये ऑप्शन सही है। और हैप्लॉइड माइटोसिस, ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, देखिए नारियल के जो एंडोस्पर्म है उसमें क्या होता है, उसमें लगातार फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होते रहते हैं, और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होने की वजह से नंबर ऑफ न्यूक्लियाई तो बढ़ जाती हैं, लेकिन सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होता है, इसीलिए वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। इसीलिए नारियल का जो पानी है उसे हम लिक्विड एंडोस्पर्म भी कहते हैं। अच्छा, नारियल का जो गूदा है, जो गिरी है जिसे हम खाते हैं, वो भी एंडोस्पर्म है, लेकिन वो सेल्यूलर एंडोस्पर्म है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, बी। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। माइटोसिस यूजुअली रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ, समसूत्री विभाजन या माइटोसिस के परिणाम स्वरूप आमतौर पर किसका निर्माण होता है? हैप्लॉइड डॉटर सेल। क्या माइटोसिस में 2n से n क्रोमोसोम होते हैं क्या? नहीं होते हैं, तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना, ऐसा नहीं होता है। दूसरा, 4 डॉटर सेल बनती हैं क्या माइटोसिस में? नहीं बनती, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा।
जेनेटिकली डिफरेंट सेल बनती हैं क्या? नहीं बनती, सेम बनती हैं, हटाओ इसे भी। अब क्या है? डिप्लॉयड डॉटर सेल विथ आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट्स। डिप्लॉयड डॉटर सेल किसकी बात कर रहे हैं अपन? माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना, माइटोसिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो माइटोसिस में जो सेल बनती हैं डॉटर सेल, वो डिप्लॉयड ही रहती हैं, आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, इसका ऑप्शन नंबर बी ये मोस्ट है ना, याद कर लेना, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। माइटोसिस इज ऑल्सो नोन एज, समसूत्री विभाजन को और किस नाम से जाना जाता है? समसूत्री विभाजन को रिडक्शन डिवीजन। इसमें कुछ रिड्यूस होता है क्या? नहीं होता है। इसमें कुछ रिड्यूस होता है क्या? नहीं होता साहब। मतलब 2n सेल है तो 2n ही रहेगी, अब रिड्यूस तो कुछ हुआ ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है क्या इसमें? फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। और इक्वेशनल डिवीजन, क्या ये सम विभाजन है? हाँ साहब ये सम विभाजन है, 2n के 2n ही क्रोमोसोम रहते हैं तो सम विभाजन है ना। जनरेटिव डिवीजन नहीं, हटाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। हाँ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन की वाली कंडीशन कब आती है? जब न्यूक्लियस में तो डिवाइडेशन हो जाए लेकिन सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं हो, तो हम उसे कहते हैं फ्री न्यूक्लियर डिवीजन। इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फेज ऑफ प्रोफेज? इनमें से कौन सी फेज प्रोफेज की नहीं है? प्रोफेज की बात हो रही है। देखिए यहां पर जो फेज दे रखी है वो फेज मियोसिस की है। इसकी है मियोसिस। अब थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। जो मियोसिस है जिसे कि हम अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, अर्धसूत्री विभाजन के नाम से जानते हैं, ये अर्धसूत्री विभाजन 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक होता है अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और एक होता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। फर्स्ट वाले को हम रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडक्शन डिवीजन भी कहते हैं। इसकी जो प्रोफेज स्टेज है उसके 5 भाग होते हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस है ना। और सेकंड फेज एज ए माइटोसिस, ये माइटोसिस के जैसा ही होता है। रिडक्शन डिवीजन इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। जैसे ये सेल 2n है तो फिर n रह जाएगी। ठीक है, अब यहां देखिए पूछ क्या रहे हैं, प्रोफेज की फेज कौन सी? प्रोफेज फर्स्ट। अगर फर्स्ट लग गया है तो आप समझ लो प्रोफेज फर्स्ट लग गया है तो मियोसिस की बात हो रही है। तो देखिए लेप्टोटीन, जी हां लेप्टोटीन तो होती है, जाइगोटीन ये भी होती है, डाइकाइनेसिस ये भी होती है। एस फेज आपको पहले भी बता दिया है, एस फेज तो किसकी है? इंटरफेज की है, जो G1 के बाद आती है, G2 से पहले आती है। G1 के बाद आती है और G2 से पहले आती है। तो इसका राइट आंसर क्या है यहां पर? एस फेज, ये ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 24, सिनेप्सिस, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम, समजात गुणसूत्र का जुड़ना, सिनेप्सिस अकर्स ड्यूरिंग, सूत्र युग्मन या सिनेप्सिस की घटना किस अवस्था में होती है? मोस्ट क्वेश्चन है, याद कर लेना। सिनेप्सिस कहां होता है? लेप्टोटीन में, जाइगोटीन में, पैकाइटीन में, डिप्लोटीन में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जाइगोटीन में। सिनेप्सिस कहां बनता है? जाइगोटीन में बनता है, लेप्टोटीन में नहीं बनता। पैकाइटीन में क्रॉसिंग ओवर होती है। पैकाइटीन में क्या होती है? क्रॉसिंग ओवर होता है पैकाइटीन में। ठीक है, यहां पर इसका राइट आंसर क्या होगा? जाइगोटीन होगा। ठीक है, ये बात किसकी हो रही है? ये बात मियोसिस की हो रही है ना। ये बात किसकी हो रही है? मियोसिस की हो रही है।
मियोसिस डिवीजन की। मियोसिस डिवीजन को खोजने वाले वैज्ञानिकों के नाम थे स्ट्रासबर्गर, और मियोसिस शब्द किसने दिया? मियोसिस को खोजा था स्ट्रासबर्गर ने, और मियोसिस शब्द दिया था फार्मर एंड मूरे ने। ठीक है, ये जो मियोसिस है वो किस में होता है? तो आपका आंसर आएगा जनन कोशिका में, और इसके द्वारा गुणसूत्रों की संख्या बनने वाली पुत्री कोशिका में कितनी होगी? आधी रह जाती है। जैसे कोई सेल 2n है तो ये सेल कैसी हो जाएगी? n हो जाएगी, मतलब डिप्लॉइड से हैप्लॉइड हो जाएगी। और यहां पर एक कोशिका से कितनी कोशिका बनती हैं? तो एक कोशिका से बनने वाली कोशिकाओं की संख्या होती है 4, और चारों कैसी होंगी? हैप्लॉइड होंगी। इसका मतलब ये युग्मक का फॉर्मेशन, गैमीट का फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? देखिए अगला प्रश्न क्या है? द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग सिनेप्सिस इज कॉल्ड। सूत्र युग्मन के दौरान बनने वाली जटिल संरचना को अपन किस नाम से जानते हैं? काइनेटोकोर से जानते हैं क्या? नहीं जानते, क्योंकि काइनेटोकोर तो सेंट्रोमियर में मिलता है। सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं क्या? सेंट्रोमियर के नाम से जानते हैं क्या? अगर नहीं जानते, ये तो सेंट्रोमियर क्रोमोसोम की 2 आर्म को जोड़ता है। स्पिंडल फाइबर के नाम से जानते हैं क्या? नहीं जानते। स्पिंडल फाइबर तो काइनेटोकोर से आगे जुड़ता है गुणसूत्र के या क्रोमोसोम के से। सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं क्या? कि हाँ, इसी को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 25, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो इस तरीके से ये अपन जो क्वेश्चन देख रहे हैं बड़े महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में आप बने रहें और लाइक शेयर करते रहें। आपसे गुरु दक्षिणा के रूप में बस यही मांगा जा रहा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, और अपनी तैयारी को बेहतर बनाते रहें, है ना? क्योंकि आपका चयन हमारी प्राथमिकता है, और हम आपका साथ इसी तरीके से देते रहेंगे। बस आप हमें सपोर्ट करते रहिए, बस आपसे यही उम्मीद है कि आप हमें सपोर्ट करते रहेंगे। और अब हम चर्चा करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में, और इसमें पूछा जा रहा है क्रॉसिंग ओवर अकर्स ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। प्रोफेज फर्स्ट की किस स्टेज में क्रॉसिंग ओवर होता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जाइगोटीन नहीं होगा, है ना? सिनेप्सिस की घटना होती है यहां। डिप्लोटीन नहीं होगा, डाइकाइनेसिस नहीं होगा। इसका राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। आपको बहुत सारी प्रतियोगी परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये क्वेश्चन इसलिए मोस्ट है क्योंकि हर एक परीक्षा में क्रॉसिंग ओवर से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट सबसे लंबी प्रावस्था है, और इसको हम 5 भागों में बांटते हैं: लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 26 है, इसका राइट आंसर होगा पैकाइटीन, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। द एंजाइम इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर की घटना के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार होता है? पॉलीमरेज एंजाइम, लाइगेज एंजाइम, ये तो डीएनए को जोड़ता है, ये डीएनए में की प्रतिकृति में काम आता है। न्यूक्लिएज एंजाइम, ये नहीं होगा। तो अब कौन सा बचा? रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ऑप्शन नंबर सी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आजकल क्योंकि परीक्षा का पैटर्न बदल चुका है, अब स्टैंडर्ड तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको यह भी याद रखना है कि ऐसा कौन सा एंजाइम है जो क्रॉसिंग ओवर के लिए जिम्मेदार है या उसमें भाग लेता है। तो रिकॉम्बिनेज आंसर याद रखना है आपको, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 27 में रिकॉम्बिनेज एंजाइम होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं। द एक्स शेप स्ट्रक्चर फॉर्म्ड ड्यूरिंग डिप्लोटीन आर कॉल्ड। एक्स शेप की जो, देखिए डिप्लोटीन की स्टेज में क्या होता है, जैसे ये सेल है और इसके अंदर ये क्रोमोसोम है, तो ये क्रोमोसोम इस तरीके से, इसकी आर्म एक दूसरे में इंटरचेंज हो रही है इस तरीके से, है ना? तो ये जो एक्स शेप स्ट्रक्चर बनी, इस एक्स शेप स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं? इसे कहते हैं कियाजमेटा। क्या कहते हैं?
कियाज्मेटा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। टेट्राड आंसर नहीं होगा, है ना। बाइवेलेंट आंसर नहीं होगा, क्योंकि बाइवेलेंट तो इससे पहले ही बन गए थे। सेंट्रोमियर तो होगा ही नहीं। तो इसे जानते हैं अपन कियाज्मेटा के नाम से, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर के दौरान क्रोमोसोम की, देखो जो क्रॉसिंग ओवर है वो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच होगा, नॉन सिस्टर आर्म के बीच में होता है ना। और इसमें जो क्रोमोसोम है वो इस तरीके से डिवाइड होके एक्स शेप स्ट्रक्चर बना लेता है। उस एक्स शेप स्ट्रक्चर को अपन क्या कहते हैं, कियाज्मेटा कहते हैं। आपको यह भी याद रखना है, आपको यह याद रखना है क्रोमोसोम की कौन कौन सी भुजा क्रॉसिंग ओवर में इन्वॉल्व रहती है। तो आंसर आएगा नॉन सिस्टर, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, क्रोमेटिड। जैसे ये क्रोमोसोम है, एक क्रोमोसोम ये है, तो इन दो आर्म के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगी, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाते हैं, ठीक है। इन दोनों आर्म के बीच में क्रॉसिंग ओवर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। द फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज फर्स्ट इज मार्क्ड बाई। अर्धसूत्री पूर्वावस्था फर्स्ट का अंतिम चरण किसके द्वारा चिन्हित होता है। मतलब तो हमने अभी अपन ने पढ़ा था लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस, डाइकाइनेसिस, ठीक है। डाइकाइनेसिस ये इसकी फेज है। अब वो कह रहे हैं कि अंतिम चरण में क्या घटना होती है। तो अंतिम चरण में घटना होती है टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज्मेटा, मतलब कियाज्मेटा का उपांति भवन होता है। कैसे उपांति भवन का मतलब क्या है, देखो क्रॉसिंग ओवर तो होगी नहीं, फॉर्मेशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स ये भी नहीं होगा, सिनेप्सिस ये भी नहीं होगा, एक ही ऑप्शन बचता है। और ये कैसे होता है, तो देखिए ये जैसे क्रोमोसोम है, इस तरीके से। तो अगली देखो एक्चुअल में होता क्या है, ये पहले यहां जुड़ा रहता है, ये खिसकता हुआ ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, इसे कहते हैं उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन। जैसे ऐसे क्रोमोसोम लगे हुए, सपोज करते हैं ऐसे क्रोमोसोम यहां जुड़े हुए, तो ये ऐसे धीरे धीरे डाइकाइनेसिस की तरफ ऐसे धीरे धीरे खिसकते हुए जाते हैं और ये अलग होते हैं इस तरीके से। तो इनका खिसकना कहलाता है टर्मिनलाइजेशन। और ये जो उपांति भवन या टर्मिनलाइजेशन की घटना है ये कहां पर होती है, तो ये कहां पर होती है, फाइनल स्टेज, है ना। फाइनल स्टेज मी और प्रोफेज फर्स्ट की फाइनल स्टेज, ठीक है, उसमें होगा ये टर्मिनलाइजेशन की घटना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इन oocytes of some vertebrates which stage can last for months or years। कुछ कशेरुकियों के अंडकों में कौन सी अवस्था महीनों या वर्षों तक चल सकती है, या तो महीनों तक या वर्षों तक चलती रहे। लेप्टोटीन, पैकाइटीन, डाइकाइनेसिस और डिप्लोटीन। तो डिप्लोटीन इसका राइट आंसर होगा। डिप्लोटीन वाली स्टेज है जो कई महीनों या कई वर्षों तक जारी रह सकती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा जा रहा है, क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 31 में ड्यूरिंग मेटाफेज फर्स्ट विच स्ट्रक्चर अलाइन ऑन द इक्वेटोरियल प्लेट। मेटाफेज फर्स्ट के दौरान, मध्यावस्था फर्स्ट के दौरान कौन सी संरचनाएं मध्य पट्टिका पर पंक्तिबद्ध होती हैं। तो इसमें देखिए एक तो सिस्टर क्रोमेटिड, इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स, बाइवेलेंट क्रोमोसोम और न्यूक्लियोसोम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। बाइवेलेंट जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वेटोरियल प्लेट पर जाते हैं इस तरीके से। ये वाले जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अरेंज्ड रहते हैं। ये गलत बन गया है एक लाइन, है ना, इस तरीके से ये बाइवेलेंट के फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32। ड्यूरिंग एनाफेज फर्स्ट के दौरान क्या होता है, सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं क्या। एनाफेज फर्स्ट में सेंट्रोमियर स्प्लिट होते हैं क्या। तो देखिए सेंट्रोमियर अगर स्प्लिट होते तो ये बात तो किसकी होती,
माइटोसिस की। और यहाँ क्या है, एनाफेज फर्स्ट, और फर्स्ट लगा हुआ है तो समझ लो बात किसकी हो रही है, मियोसिस की बात हो रही है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं क्या, सिस्टर क्रोमेटिड, भाई एनाफेज फर्स्ट में सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं क्या, नहीं होते, ये भी नहीं होगा, है ना। और होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट, होमोलोगस क्रोमोसोम इस तरीके से, तो ये सेपरेट होते हैं क्या, ये भी ऑप्शन, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। तो ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम का सेट इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो ये सेपरेट होते हैं। डीएनए रिप्लिकेशन यहां होता है क्या, प्रोफेज एनाफेज फर्स्ट में, तो एनाफेज में रिप्लिकेशन नहीं होता। देखिए अगर मैं माइटोसिस की एनाफेज की बात करूं तो यहां पर क्या होता है, क्रोमेटिड इस तरीके से मूव करते हैं, क्रोमेटिड। लेकिन मियोसिस की एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चला जाता है एक पोल पर, दूसरा क्रोमोसोम चला जाता है दूसरे पोल पर, है ना। तो यहां तो क्रोमोसोम गया, यहां पर क्रोमेटिड सेपरेट होते हैं। ये अंतर है एनाफेज फर्स्ट में कि जो कि है मियोसिस की, और एनाफेज जो कि है माइटोसिस की। तो दोनों के डायग्राम मैंने उधर ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है, बात समझ में आ गई। एनाफेज केवल पूछी जाती है तो समझ लो बात हो रही है किसकी, माइटोसिस की। तो माइटोसिस में क्या होगा, क्रोमोसोम से क्रोमेटिड सेपरेट होंगे और अपोजिट पोल पर चले जाएंगे। जबकि एनाफेज अगर फर्स्ट की बात हो रही है तो एनाफेज फर्स्ट में क्या होगा कि पूरा का पूरा होमोलोगस क्रोमोसोम ही पोल्स पर चला जाएगा, वहां पर डिवाइडेशन नहीं होता है। तो होमोलोगस जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट होते हैं किसमें, एनाफेज फर्स्ट में, एनाफेज फर्स्ट में, ठीक है। और केवल एनाफेज आए या फिर एनाफेज सेकंड आए, केवल एनाफेज आए तो समझ लो माइटोसिस की बात हो रही है, और एनाफेज सेकंड लिखा है तो समझ लो मियोसिस सेकंड की बात हो रही है। तो वहां पर तो सेपरेशन किसका कराना है, हमें क्रोमेटिड का कराना है, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर दें। क्वेश्चन नंबर 33, ए बाइवेलेंट कंसिस्ट ऑफ, एक युगली में क्या होते हैं, जो युगली बनती है ना, पेयरिंग जो करते हैं क्रोमोसोम, उसमें क्या होते हैं, 2 क्रोमेटिड्स, 1 सेंट्रोमियर, ये तो होगा नहीं 1 सेंट्रोमियर, है ना, 4 क्रोमेटिड्स और 2 होमोलोगस क्रोमोसोम प्रोड्यूसिंग 2 क्रोमेटिड्स, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा 4 क्रोमेटिड्स, ऑप्शन नंबर बी। एक युगली में कितने क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, 4 क्रोमेटिड्स पाए जाते हैं, 4 अर्धगुणसूत्र पाए जाते हैं। ये इसका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न देखें, सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन किस अवस्था में होता है। सिनेप्टोनीमल जो कॉम्प्लेक्स है वो डिसोल्यूशन होता है कहां पर, लेप्टोटीन में, लेप्टोटीन तो ऑप्शन में नहीं है, जाइगोटीन में होता है क्या, है ना, पेकाइटीन में होता है, डिप्लोटीन में होता है, या फिर डाइकाइनेसिस में होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसी घटना कहां हो रही है, डिप्लोटीन में हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन होगा डिप्लोटीन। सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स का विघटन कहां होता है, डिप्लोटीन में होता है। क्वेश्चन नंबर 35, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, रिकॉम्बिनेशन पुनर्योजन ग्रंथियां या ग्रंथिकाएं कब दिखाई देती हैं, तो ये दिखाई देती हैं पैकाइटीन स्टेज में। कहां दिखाई देती हैं, पैकाइटीन स्टेज में दिखाई देती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, मियोसिस सेकेंड इज इनिशिएटेड, अर्धसूत्री विभाजन द्वितीय कब शुरू होता है, कब शुरू होता है, इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, आफ्टर डीएनए रिप्लिकेशन, नहीं होगा, डीएनए रिप्लिकेशन यहां नहीं होता, वो पहले मियोसिस फर्स्ट में ही हो जाता है। बिफोर साइटोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस से पहले शुरू होता है क्या, नहीं होता, पहले साइटोकाइनेसिस होगा उसके बाद शुरू होगा। विदाउट न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्मेशन, इसको भी हटाओ, देखो ऑप्शन नंबर 1 बचता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होने के तुरंत बाद ये शुरू हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 की चर्चा करेंगे, विच डिवीजन रिजेंबल्स ए नॉर्मल माइटोसिस, कौन सा विभाजन सामान्य समसूत्री विभाजन के समान होता है, सामान्य समसूत्री विभाजन के समान होता है। मियोसिस फर्स्ट नहीं होगा, मियोसिस फर्स्ट को तो अपन किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं।
जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ हो जाते हैं। एमाइटोसिस ये नहीं होगा, मियोसिस सेकंड यही होगा, क्योंकि मियोसिस सेकंड को हम किसके नाम से जानते हैं, माइटोसिस के नाम से जानते हैं। बाइनरी फिजन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। मियोसिस सेकंड को अपन माइटोसिस के जैसा ही मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, स्प्लिटिंग ऑफ द सेंट्रोमियर अकर्स, गुणसूत्र बिंदु का विखंडन कहां होता है? एनाफेज फर्स्ट में होता है क्या? तो अभी बताया था एनाफेज फर्स्ट में नहीं होता है। एनाफेज फर्स्ट में पूरा का पूरा क्रोमोसोम सेट चला जा, पूरा पूरा क्रोमोसोम ही पोल पर चला जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए तो नहीं होगा। मेटाफेज फर्स्ट में नहीं होता, क्योंकि सेपरेशन होता है एनाफेज में, तो एनाफेज सेकंड में ऐसा होता है और एनाफेज ऑफ माइटोसिस में भी ऐसा होता है, क्योंकि एनाफेज सेकंड और माइटोसिस की एनाफेज एक ही बात है, एक जैसी हैं दोनों घटनाएं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तो क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 39, एट द एंड ऑफ मियोसिस सेकंड हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड? मियोसिस सेकंड के बाद कितनी सेल का फॉर्मेशन होता है? मैंने आपको पहले बताया था मियोसिस जो डिवीजन है उसमें एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनती हैं। अब आप इसमें ऑप्शन देखिए कहां पर लिखा है 4 सेल, तो 4 अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, ऑप्शन नंबर बी सही है। देखिए ये कोई सेल 2n है, तो इसमें पहले विभाजन होगा मियोसिस फर्स्ट, और इससे कितनी सेल बन जाती हैं? 2, दोनों में ही क्रोमोसोम के नंबर हाफ रह जाते हैं, इसीलिए मियोसिस फर्स्ट को अपन किस नाम से जानते हैं? इसे रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? रिडक्शन डिवीजन के नाम से जानते हैं। फिर इन सेल में होगा मियोसिस सेकंड, क्या होगा? मियोसिस सेकंड होगा, और इनसे दो कोशिकाएं बनेंगी, तो टोटल सेल बनेंगी 4। अब आप देखिए यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी n है, इसका मतलब जो मियोसिस सेकंड है वो किसके जैसा है? वो माइटोसिस के जैसा ही होता है। तो एक कोशिका से कितनी कोशिका बनी भैया? 4 कोशिका बनी। चारों कैसी हैं? चारों अगुणित हैं। चारों कैसी हैं? अगुणित हैं, चारों हैप्लॉइड हैं। इसका मतलब इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 4 हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होता है, किससे? मियोसिस सेकंड के बाद में कितनी बनती है? 4 हैप्लॉइड सेल बनती हैं। क्वेश्चन नंबर 40, 40वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। द स्टेज बिटवीन 2 मियोटिक डिवीजन, मतलब अर्धसूत्री विभाजन की बात हो रही है। 2 अर्धसूत्री विभाजन, जैसे यहां पर मैंने लिखा अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट, और इसके बाद शुरू होगा अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, तो इन दोनों के बीच की इस स्टेज को अपन किस नाम से जानते हैं? तो भैया इसे हम जानते हैं इंटरकाइनेसिस के नाम से। किस नाम से जानते हैं? इंटरकाइनेसिस के नाम से जानते हैं। तो देखिए इंटरफेज के नाम से जानते हैं क्या? नहीं जानते। जनरेशन टाइम नहीं होगा, है ना। सिंथेटिक फेज नहीं होगा। इंटरकाइनेसिस, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की बात कर लेते हैं। डज डीएनए रिप्लिकेशन अकर्स ड्यूरिंग इंटरकाइनेसिस? क्या अंतराल अवस्था के दौरान डीएनए की प्रतिकृति होती है? तो आपका आंसर आएगा कि नहीं होती है। नहीं होती है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है। इसका मतलब मियोसिस फर्स्ट से पहले ही डीएनए का रिप्लिकेशन होगा, मियोसिस फर्स्ट के बाद और मियोसिस सेकंड के पहले डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होता है, अर्थात इंटरकाइनेसिस के दौरान डीएनए का रिप्लिकेशन नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 42 की बात करते हैं। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ विच फेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म? अर्धसूत्री विभाजन लैंगिक जनन करने वाले जीवों के जीवन चक्र में किस अवस्था का निर्माण सुनिश्चित करता है? किस अवस्था का निर्माण सुनिश्चित करता है? तो देखिए आपको पता है कि भैया जो मियोसिस डिवीजन होता है इसमें 2n से क्रोमोसोम के नंबर n रह जाते हैं। इसका मतलब ये हैप्लॉइड फेज को सुनिश्चित करता है। हैप्लॉइड फेज को सुनिश्चित करता है। देखिए अगर ये ऐसी घटना नहीं होती तो क्या होता? जैसे अपन ह्यूमन की बात करते हैं तो ह्यूमन के अंदर क्रोमोसोम का जो नंबर है वो है 2n बराबर 46। ठीक है, तो ऐसे ये मैंने मेल मान लिया, सपोज करते हैं
तो फीमेल में भी तो होंगे 2n बराबर 46। अब इसमें मैं अगर मियोसिस नहीं कराऊं तो ये 46 के 46 क्रोमोसोम गैमीट्स में पहुंच जाए और इससे जो जायगोट बनेगा उसमें क्रोमोसोम की संख्या कितनी हो जाएगी, 92 हो जाएगी। ये तो फर्दर बढ़ती रहेगी जो कि संभव नहीं है। तो इससे बचने के लिए क्या होता है, यहां पर पहले करा देते हैं अपन मियोसिस। यहां पर क्या करा देते हैं पहले मियोसिस, जैसे ये 46 है, ये 2n बराबर 46 है, एक को मैंने मेल मान लिया, एक को मैंने फीमेल मान लिया। यहां पर मैं मियोसिस करा दूंगा तो मियोसिस हो जाएगा, और मियोसिस हो जाएगा तो इससे जो गैमीट बनेंगे उन गैमीट में क्रोमोसोम की संख्या रह जाएगी हैप्लॉइड, तो यहां पर आ जाएगी 23 और यहां पर आ जाएगी 23। जब दोनों के बीच में फ्यूजन हो जाए और फर्टिलाइजेशन हो जाए तो फिर यहां पर जायगोट बनेगा और जायगोट में क्रोमोसोम की संख्या होगी 46 और इससे जो नया जीव बनेगा उसमें भी संख्या जाएगी 46। इसका मतलब जनरेशन टू जनरेशन नंबर ऑफ क्रोमोसोम को इक्वल रखना जरूरी है, और इक्वल रखने के लिए हमें क्या कराना पड़ता है, मियोसिस कराना पड़ता है। तो मियोसिस के द्वारा क्या होता है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी क्रोमोसोम की संख्या को स्थिर बनाए रखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 के बाद अपन चर्चा करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 के बारे में। और यहां पूछा जा रहा है जीवन चक्र में द्विगुणित अवस्था को कौन सी प्रक्रिया पुनः स्थापित करती है। द्विगुणित अवस्था को कौन सी प्रक्रिया पुनः स्थापित करती है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, देखिए ऑप्शन पढ़ लीजिए आप। माइटोसिस होगा, मियोसिस होगा, निषेचन होगा, या फिर साइटोकाइनेसिस होगा। द्विगुणित अवस्था बनी रहे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। मैंने इससे पहले वाले प्रश्न में चर्चा इसके विषय में की है। 44वां क्वेश्चन, विकास के लिए महत्वपूर्ण विविधताएं किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं। विविधताएं देखिए, मियोसिस में क्या क्या घटना होती है। मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन में क्या होता है, इसमें क्रॉसिंग ओवर की एक घटना होती है, क्रॉसिंग ओवर जीन विनिमय। और जीन विनिमय से क्या होता है, क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज होता है, मतलब जीन का एक्सचेंज होता है। और जीन का एक्सचेंज होने से जो नई संतति आती है ना, नई संतति ये अपने पेरेंट्स से, अपने माता पिता से कैसी होती है, भिन्न होती है। माता पिता से थोड़ी सी भिन्न होती है, सेम नहीं आती, भिन्नता आ जाती है। इसी भिन्नता की वजह से इवोल्यूशन होता है जिसमें कि टाइम लगता है। और ये जो विविधताएं आ रही हैं वो किस डिवीजन से आ रही हैं, मियोसिस से आ रही हैं। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मियोसिस के द्वारा। सेल ग्रोथ से विभिन्नता नहीं आती है, ए माइटोसिस से विविधता नहीं आती है, माइटोसिस से नहीं आती है, क्योंकि माइटोसिस में तो 2n है, उतने के उतने ही क्रोमोसोम चले जाते हैं अगली पीढ़ी में। जबकि मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में क्या होता है, 2n से n जाएगा लेकिन क्रॉसिंग ओवर हो जाएगी बीच में, और क्रॉसिंग ओवर होती है तो 50% कैरेक्टर, मतलब जो मियोसिस है जिसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है और नई जो ऑफ स्प्रिंग आती है या संतति आती है वो अपने माता पिता से भिन्न रहती है, क्योंकि उस ऑफ स्प्रिंग में 50% जो कैरेक्टर है वो फीमेल मतलब फादर से आते हैं और बाकी के आधे जो कैरेक्टर है वो मदर से आते हैं। इसीलिए ऑफ स्प्रिंग कैसी रहती है, डिफर होती है। ठीक है, इससे क्या होता है, ये विविधताएं आती हैं, तो ये प्रोसेस इसलिए जरूरी रहती है। माइटोसिस, ए माइटोसिस द्वारा जो जीव का फॉर्मेशन होता है वो एज ए क्लोन टाइप के रहते हैं, है ना। तो मियोसिस से जो बनेंगे वो डिफर होंगे। क्वेश्चन नंबर 45 की बात कर लेते हैं। किस जीव में 24 घंटे में चक्र में कोशिका विभाजन केवल लगभग 1 घंटे तक चलता है ना। 24 घंटे के चक्र में कोशिका विभाजन, मतलब देखिए ह्यूमन की बात हो रही है। मनुष्य के अंदर जो कंप्लीट सेल डिवीजन है, सेल डिवीजन, तो सेल डिवीजन 24 घंटे में कंप्लीट होता है। कितने घंटे में, 24 घंटे में। लेकिन इसमें से जो तैयारी वाली अवस्था है जिसको अपन इंटरफेज कह रहे हैं, इंटरफेज, तो इंटरफेज तो होती है 23 आवर्स में, 23 घंटे में। दो जो इंटरफेज है ये कितने घंटे में होती है, 23 घंटे में। और बची एक इसके बाद जो फेज आती है उसे कहते हैं माइटोटिक फेज, एम फेज, ये केवल 1 घंटे में कंप्लीट हो जाती है। तो हमसे यही पूछा जा रहा है कि माइटोटिक फेज इन विच ऑर्गेनिज्म डज सेल डिवीजन लास्ट फॉर एनी अबाउट n आवर्स विद इन ए 24 आवर साइकिल। तो इसका राइट आंसर होगा, ह्यूमन की बात हो रही है ये। ठीक है, ह्यूमन की सेल 24 घंटे में बदल जाती है
डिवाइड हो जाती है और 2 कोशिकाओं में बट जाती है। लेकिन इंटरफेज को 23 घंटे लगते हैं और माइटोटिक फेज को केवल और केवल 1 घंटा ही लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा मनुष्य में। क्वेश्चन नंबर 46, क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड एंड द मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड एट। गुणसूत्र पूरी तरह से संघनित हो जाते हैं और अर्धसूत्री तरकु या स्पिंडल एकत्रित हो जाते हैं। तो ये ऑप्शन किसमें आएगा? ये ऑप्शन इसका सही होगा, डाइकाइनेसिस की बात यहां पर होती है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 47, इन द इनिशियल अमाउंट ऑफ डीएनए इज डिनोटेड एज 2C, व्हाट इज द अमाउंट आफ्टर एस फेज। यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है, मोस्ट क्वेश्चन है ना, यदि डीएनए की प्रारंभिक मात्रा 2C है तो एस अवस्था के बाद इसकी अवस्था कितनी हो जाएगी? तो एस अवस्था के बाद हो जाएगा ये 4C, क्योंकि एस अवस्था में डीएनए बन जाता है दोबारा से। तो 2C है डीएनए, डीएनए कैसा है? 2C है, तो इसमें रिप्लिकेशन हो जाएगा और जब रिप्लिकेशन हो जाएगा तो ये कैसा हो जाएगा? 4C हो जाएगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4C हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 की बात कर लेते हैं। द कॉम्पैक्टेशन ऑफ क्रोमोसोम्स कंटिन्यू थ्रू आउट विच स्टेज ऑफ प्रोफेज फर्स्ट। पूर्वावस्था फर्स्ट के किस चरण में गुणसूत्रों का कॉम्पैक्टेशन जारी रहता है? और यहां पर ऑप्शन है लेप्टोटीन, जाइगोटीन, डिप्लोटीन और पैकाइटीन। तो पैकाइटीन में तो क्रॉसिंग ओवर होती है, याद कर लेना, मैं बार बार इसे रिपीट कर रहा हूं क्योंकि क्वेश्चन बहुत आता है। यहां पर इसका राइट आंसर होगा लेप्टोटीन स्टेज में कॉम्पैक्टेशन जारी रहता है। क्वेश्चन नंबर 49, माइक्रोट्यूब्यूल्स फ्रॉम द अपोजिट पोल्स ऑफ द स्पिंडल अटैच टू द काइनेटोकोर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स इन। विपरीत ध्रुवों से माइक्रोट्यूब्यूल्स समजात गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से कब जुड़ते हैं? मेटाफेज ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज सेकंड ऑफ माइटोसिस, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ माइटोसिस, एनाफेज फर्स्ट। देखिए, विपरीत ध्रुवों से माइक्रोट्यूब्यूल समजात गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से कब जुड़ते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस, मेटाफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विच इवेंट्स इज नॉट एसोसिएटेड विथ माइटोसिस। कौन सी घटना समसूत्री विभाजन से संबंधित नहीं है? तो समसूत्री विभाजन से संबंधित नहीं है सेल रिपेयर, क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर पैकाइटीन के अंदर होती है और पैकाइटीन आती है प्रोफेज फर्स्ट में और प्रोफेज फर्स्ट आता है मियोसिस में। तो विच इवेंट्स एसिड विथ माइटोसिस, और बात किसकी हो रही है? माइटोसिस की। तो इसका मतलब यही है इसका राइट आंसर, क्योंकि ये घटना मियोसिस की है, माइटोसिस की नहीं है। ग्रोथ ऑफ मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, हाँ माइटोसिस में ऐसा होता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम, ये भी होता है माइटोसिस में। सेल रिपेयर, हाँ माइटोसिस में सेल रिपेयर होती है। तो ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि क्रॉसिंग ओवर माइटोसिस में नहीं होता है, मियोसिस में होता है। मियोसिस की प्रोफेज फर्स्ट में होता है और प्रोफेज फर्स्ट की पैकाइटीन में होता है। इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन टोटल जो 50 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही अच्छे हैं और अब मैंने इसमें कोशिश करी है कि आपका माइटोसिस मियोसिस दोनों कवर अप हो जाए। साइटोकाइनेसिस, सेल डिवीजन से संबंधित मैं एक और वीडियो इसके बाद अपलोड करूंगा जो थ्योरेटिकल होगा, उसमें हम थ्योरी पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर हमने एमसीक्यूज और पीवाईक्यू पर चर्चा की है। तो आप बने रहें संदीपनी क्लासेस के साथ और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहें वीडियो को। इसी तरीके के और वीडियो आपको मिलते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।